हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमने क्लास 11th में स्टडी किया था उससे थोड़ा सा लिंकिंग है ये, इसीलिए वो थोड़ा सा बेसिक आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हालांकि कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं यहाँ पे भी आपको 11th की बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्वाड्रेंट वाला जो नॉलेज है वो जरूरी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि इनवर्स, हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इस सेशन में जो करने वाले हैं मेनली साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इनवर्स निकालना। ठीक है, ये चीजें हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो इसका रहेगा, और बाकी अगला जो वीडियो जो आएगा उसमें हम अगले तीन जो करेंगे कॉट, सेक और कॉसेक इनवर्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे में हमने बात की थी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने क्लास 11th में हमने स्टडी किया था। तो ये जो चार्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जिससे ये तो इनवर्स का है, ये तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमने जो टी रेशोज थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते थे 6 टी रेशोज, वो एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th में पढ़े थे। क्यों? क्योंकि वो एक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, उसमें हम डोमेन में कुछ एंगल पुट अप करते हैं, और एंगल मतलब कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि एंगल रियल नंबर जो होता है वो जैसे π/2, 3π/2, पाई, ये नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, एक रियल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि रेडियंस मेजर हमने भी 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो रेडियन मेजर जो होता है वो एक रियल नंबर की तरह बिहेव करते हैं। तो यानी हमारे पास जो डोमेन होती है ये पूरी, वो इसकी पूरा रियल नंबर होता है, -∞ टू +∞। अगर हम साइन एक्स की बात करें, साइन ऑफ एक्स, यानी अगर अपने पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, या f ऑफ एक्स भी इसको बोल देते हैं, या y इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर f ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास जो ये साइन एक्स है, तो एक्स की जो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, इनपुट मतलब हमारे पास जो डोमेन है इसकी, वो हमारा पूरा क्या रहता है? रियल नंबर रहता है बेटा। ठीक है, यानी हम -∞ से +∞ तक यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालें तो साइन फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है। ठीक है, और लेकिन उसकी जो रेंज जो आउटपुट निकल के आती है वो बेटा -1 से लेकर +1 तक वैल्यू, यानी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो साइन एक्स की जो आती है, यानी साइन फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है -1 है और मैक्सिमम 1 है। इसके बाहर जो है साइन की वैल्यूज जो है वो नहीं आती है, यानी जो रेंज है वो जो उसका कोडोमेन या रेंज जिसको बोल सकते हैं, रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। मैक्सिमम 1 वैल्यू होती है, -1 मिनिमम होती है। ठीक है, तो आप इस साइन एक्स के अगर ग्राफ को देखें, ठीक है, जैसे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में आप ये देखेंगे भाई, आपके पास जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे आप देखेंगे ये π/2, ठीक है, ये पाई, फिर 3π/2, और आगे चल के इस तरह से अपने पास आ जाता है 2π, देन 5π/2। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरफ भी क्या होता है, माइनस का आ जाएगा, -π/2 एंड पाई, देन -3π/2 समथिंग एल्स, मतलब इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आती है 1, यहाँ पे आती है -1। ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू है, यानी फंक्शन की वैल्यू है, और ये x की वैल्यू, मतलब जो हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं। तो साइन x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, जैसे आपने देखा होगा कि साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, साइन 90 पे मैक्सिमम, यानी π/2 पे साइन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम पीक वैल्यू पे जाता है। ठीक है, इस तरह से भाई 10th क्लास में तो इतना ही पढ़ा था कि साइन 0 0 होता है, फिर साइन 30 1/2, फिर साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता था यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये देखा था कि भाई इसके पीक वैल्यू जाने के बाद, ठीक है, इसके पीक वैल्यू जाने के बाद जब इसमें
ये अपने पास पाई बाई 2 है। पीक वैल्यू जाने के बाद ये वापस जो है वो नीचे पाई में आ जाता है, पाई में जाके फिर दोबारा जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 से यहाँ पे वैल्यू आ जाती है ये -1, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पे क्या आ जाता था, -1 हो जाता था। फिर -1 जो है मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। फिर मिनिमम से फिर इस तरह से ये वापस चढ़ता था और 2 पाई पे जाके फिर 0 हो जाएगा, फिर इस तरह से इंक्रीज करता था, यानी वैल्यू 1 दोबारा आ जाती थी 5 पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड भी इसको अगर लाएंगे फंक्शन को, तो ये इस तरह से ऐसे चला जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे फंक्शन बिहेव करता है, ठीक है। यानी -पाई बाई 2 पे जो है वो -1 वैल्यू रहेगी और पाई बाई 2 पे जो रहेगी वो +1 वैल्यू रहेगी, ठीक है। यानी -1 से लेकर +1 तक, यानी -1 से +1 तक ही इसका ग्राफ रहता है। ये किसका ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं क्लास 11th की, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने उसमें आपने ये पढ़ा था कि साइन एक्स जो है वो इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। कि साइन की वैल्यू जो है वो किसी इंटरवल पे जैसे -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, फिर उसके बाद जाके डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है। तो एक इस तरह से साइनोसॉइडल बिहेवियर टाइप का इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका इनवर्स कैसे निकाले हम, ठीक है। भाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन, ये एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, यहां पे अपने पास है r टू r, ये फंक्शन मैपिंग फ्रॉम r टू r है। सपोज ये फंक्शन है f इज मैपिंग फ्रॉम r टू r, ठीक है। तो x और 2x मतलब एक रियल नंबर का डबल यहां पे होगा, जैसे यहां पे 1 है तो यहां पे 2 के साथ ये मैपिंग करेगा। यहां पे 0.1 है तो ये 0.2 के साथ क्या करेगा बेटा, मैपिंग करेगा, क्योंकि इसका डबल यहां पे होगा। क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पे आएगा। तो हर रियल नंबर का डबल जो है वो भी एक क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है वो इस तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन बनाएं, मतलब यहां पे y इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 2x है भाई, y इज इक्वल टू 2x है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो इस तरह से आएगा, जैसे 1 है तो इसकी इमेज 2 है, ठीक है। और 0.1 है तो इसकी इमेज 0.2 है। अगर 4 है तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 10 है, इस तरह से बिहेव करेगा, यानी सो ऑन। भाई ये इनफाइनाइट सेट होंगे ना, इसमें पेयर, ऑर्डर पेयर्स तो इनफाइनाइट है क्योंकि रियल नंबर हमें पता नहीं कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब आएगा ये, तो इसको जैसे इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डबल हो रहा है, यहाँ पे इसका डबल हो रहा है। तो अगर हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालें, इनवर्स का मतलब ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये इनपुट है, ये आउटपुट, डोमेन और को डोमेन, ठीक है। मतलब रेंज यहां से आएगी इसकी, ठीक है। तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका अगर हम उल्टा करें, इसी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन बनाए, मतलब y इज इक्वल टू एक्स है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 हो जाएगा। भाई y इज इक्वल टू 2x है तो x इक्वल टू y अपॉन 2, मतलब x क्या हो जाएगा, y का हाफ, ठीक है। ये 1 है तो 2 है, तो इसको वापस लाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना है, ठीक है, अगर अपने पास y इज इक्वल टू 2x है तो x इज इक्वल टू y बाई 2 हो गया, ठीक है। यानी आपके पास जो फंक्शन था वो नया फंक्शन क्या बन गया, नया फंक्शन क्या बन गया आपके पास, इस तरह से x बाई 2 आ गया। मतलब ये आपके पास क्या बना, f इनवर्स, क्या बना ये, f इनवर्स x हो गया, ठीक है, ठीक है। f इनवर्स x, क्योंकि डोमेन और रेंज जो है वो आपस में क्या करेगी बेटा, चेंज करेगी। क्यों, पहले आप x इनपुट डाल रहे थे तो आउटपुट आ रहा था, अब y डालोगे तो x आएगा, ठीक है, y डालोगे तो x आएगा। चाहे तो आप इसको f इनवर्स y इज इक्वल टू y अपॉन 2 लिख दीजिए, ठीक है। बाद में आप इसको चाहे वेरिएबल को पुट करके कुछ भी t लिख लो चाहे p लिख लो, ताकि फंक्शन तो यही रहेगा ना, f ऑफ p इज इक्वल टू p बाई 2। मतलब आपको क्या करना है, फंक्शन में उसकी हाफ वैल्यू करनी है,
ठीक है, इनपुट में जो वैल्यू होगी उसका हाफ वैल्यू आउटपुट में आएगी। जैसे कि इनपुट में क्या था, पहले फंक्शन क्या था, एफ फंक्शन था कि इसमें इनपुट कर रहे हैं तो इसकी डबल वैल्यू दे रहा था। अब आपको पास क्या हो रहा है, जो वैल्यू आएगी उसकी हाफ वैल्यू देगा। तो ये फंक्शन क्या हुआ, इसका जस्ट क्या हुआ, इनवर्स हुआ। ठीक है, इनवर्स हुआ। तो इनवर्स फंक्शन जब हम निकालते हैं तो बेटा क्या होता है, डोमेन और रेंज जो होता है वो आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब जो इनपुट थी वो तो आउटपुट बन जाएगी और जो आउटपुट थी वो इनपुट बन जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो इसी तरह से ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था। तो इसी तरह से जैसे अब आप बात साइन एक्स की चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जिस पे हम बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अब साइन एक्स पे बात कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू क्या था, साइन एक्स था। ठीक है, अब अपने को अगर x यहां से निकालना है तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने पास R2 क्या था, अपने पास यहाँ ये जो रेंज थी इसकी -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल है। ठीक है, यानी -1 से लेकर +1 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो वो वहां पे इसके रेंज में आएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी रियल नंबर इनपुट देंगे तो इनमें से कोई ना कोई -1 से 1 के बीच में ही आउटपुट आएगी, यानी साइन फंक्शन ये बोलता था। ठीक है, लेकिन अगर हम देखिए इसको इन्वर्ट करें, उल्टा करें, तो उल्टा करें मतलब यहां से इनपुट दें तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए पूरा। समझे या नहीं? इसका अगर हमें क्या करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन बनाना है इसको, तो इनवर्स फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन और रेंज को आपस में क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये -1 और 1 क्या है, इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, मतलब -1p, क्योंकि देखिए -1p आ रहा है वैल्यू ग्राफ में और +1 पे भी आ रहा है, पीक वैल्यू जो है वो +1 और -1 है। ठीक है, अदरवाइज बीच में ही वैल्यू रहेगी दोनों की, ग्राफ में ही आप देख सकते हैं ये चीजें। तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को इन्वर्स करना है तो वो क्या होना चाहिए बेटा, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और बाइजेक्टिव का मतलब है कि वह 1 और ऑन टू भी होना चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 भी और ऑन टू भी। तो क्या साइन एक्स जो है वो 1 और ऑन टू है या नहीं है, पहले हम ये चीज चेक कर लें। ठीक है, 1 और ऑन टू। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है बेटा, एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट होती है। तो आप ग्राफ से ही देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, 1 का मतलब समझते हो, 1 का मतलब ये होता है कि जैसे, यानी एक यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट इमेजेस होती है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। तो क्या ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 है पूरी डोमेन में, और डोमेन क्या है इसकी, पूरा रियल नंबर है। तो आप पूरे रियल नंबर में से देखेंगे -∞ से आउटपुट +∞ तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए π/2 पे भी आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यू दे रहा है 1, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, आउटपुट 1 आ रही है। देखिए π/2 पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -3π/2 पे भी क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप 5π/2 पे भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसी बहुत सारी इनपुट है जिसमें एक आउटपुट रहेगा, मतलब ऐसा कुछ है। देखिए साइन, मैंने अभी बात किया ना आपने, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और साइन 5π/2 भी क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, साइन -3π/2 भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप π/2 यहां से लेते हैं, 5π/2 लेते हैं, -3π/2 लेते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या दे रहा है बेटा, 1 दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये 1 है, अरे भाई चेक करो यार, ये तो मैनी 1 हो गया। बहुत सारी इनपुट का एक आउटपुट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही कॉमन इमेज हो गई 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसे तो बहुत सारे डोमेन के अंदर एलिमेंट्स होंगे
क्योंकि आप साइन एक्स और कॉस एक्स ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सम इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट वैल्यूज जो है वो रिपीट कर जाती है। याद करो आपके पास क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, ठीक है, एक क्वाड्रेंट के में ही आपकी पास वैल्यू जो है वो रिपीट कर जाती है, ठीक है। मैक्सिमम एक क्वाड्रेंट, एक पूरा चक्कर के बाद एक इंटरवल जब होता है 0 to 2 पाई, उसके बाद तो वैल्यू चेंज करेगी, दोबारा रिपीट होनी स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है। बीच में भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे आप साइन 0 तो 0 हो जाए, साइन पाई भी क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो इसका मतलब एक पूरा मतलब पूरा 0 to एक पूरा क्लोज रोटेशन भी नहीं हुआ है और वैल्यू जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर जाती है। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका मतलब जैसे साइन 0 जो है वो भी 0 है, साइन पाई जो है वो भी 0 है, साइन 2 पाई जो है वो भी 0 रहेगा, साइन 3 पाई जो है वो भी 0 रहेगा। तो इसका मतलब बहुत सारे इनपुट पे वैल्यू जो है वो आउटपुट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए ये 1 1 तो कभी भी नहीं है, 1 1 नहीं है। तो बेटा क्या समस्या हो गई, अब इनवर्स कैसे निकाले? जब बाइजेक्टिव, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 तो है ही नहीं, तो इसका बाइजेक्टिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और 1 1 जब नहीं है, इसका मतलब 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स कैसे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना इनवर्स किसका निकाल सकते हैं हम, जो बाइजेक्टिव हो, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन का कंडीशन है ये कि एक फंक्शन का इनवर्स तभी फाइंड किया जा सकता है तब जब वो बाइजेक्टिव हो। और बाइजेक्टिव होने के लिए दो कंडीशन होती है, 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 फंक्शन ये है ही नहीं, हम देख रहे हैं ये मैनी वन टाइप का है, तो इसीलिए इसका इनवर्स कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनवर्स तो निकलेगा, लेकिन यहाँ इनवर्स तो आ नहीं सकता क्योंकि ये 1 1 है, सॉरी 1 1 नहीं है, 1 1 होता तो निकालते, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, हमें इसको या तो 1 1 बनाना पड़ेगा जब जाके हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। और 1 1 बनाएंगे कैसे, ठीक है। ऑन टू तो ये है, ऑन टू क्यों है बेटा, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ये होता है कि पूरी कोडोमेन जो है वो रेंज हो जाए। तो पूरी कोडोमेन, इसकी जो कोडोमेन थी, पूरा का पूरा जो रेंज है -1 से 1 के बीच में, सारी वैल्यू ही क्या है, इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। जो कोडोमेन है वही रेंज है इसका। तो -1 to 1 पे ही डिफाइन होता है। तो -1 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उन सब पे कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि -1 से 1 के बीच में ये -1 है और ये 1 है, तो इसके बीच में कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, तो उस पे ग्राफ पे कोई ना कोई जो वैल्यू है वो पक्का आपको मिल जाएगी, ठीक है। चाहे यहाँ पे देखिए, जो ग्राफ पे आपको जरूर किसी भी डायरेक्शन में मिल जाएगी, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हर जो वैल्यू, हर पॉइंट, यानी -1 से 1 के बीच में, इस -1 के 1 के बीच में आपको जो भी वैल्यू उठाएंगे उसके लिए एक आपको प्री इमेज जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। और 1 1 मैंने यही बात की ना आपको, अभी करके दिखाया 1 1 क्यों नहीं है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं भैया, यहाँ पे देखिए पीक वैल्यू, ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दो वैल्यू ले ले, ये x1 है ये x2 है, लेकिन दोनों पे देखिए आपकी y जो है वो तो दोनों पे कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी ना y, ठीक है। यानी f of x1 और f of x2 जो है वो दोनों के लिए बराबर रहेगी, मतलब f of x1 और f of x2 दो, यहाँ पे देखिए इस x1 के लिए भी y सेम है, इस x2 के लिए भी y सेम है, तो f of x1 और f of x2 तो सेम है, कि बट क्या नहीं है, x1 और x2 सेम नहीं है, क्योंकि x1 तो कम है, x2 थोड़ा ज्यादा है, आगे जाके है ये। तो ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं ये 1 1 नहीं है, 1 1 बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो 1 1 तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है, जिसके लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी। ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है, इसलिए 1 1 करना पड़ेगा। तो 1 1 अब कैसे करें,
यही बात समझनी है बेटा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। ठीक है, अब मैं चाहता तो आपको ये सिर्फ टेबल करवा के एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज में है ही कितने क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस में है इस चैप्टर से, और ये चैप्टर आपका 3 से 4 नंबर का है, ओनली 3 to 4 मार्क्स का, 3 to 4 मार्क्स का ही बोर्ड में एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये जरूरी, लेकिन ये जो 3 to 4 मार्क्स हैं ये आपको मतलब ज़्यादा स्कोर करने से भी रोक सकते हैं अगर आपको डीपली इसको समझने की आप अगर कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, इसलिए ग्राफिकल आपको फिगर जो है वो जरूरी समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन आखिर बिहेव क्यों कर रहा है और इनवर्स इसका क्यों निकाल रहे हैं हम और कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, देखिए साइन इनवर्स एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनवर्स बनाने से पहले इस फंक्शन को साइन एक्स को क्या बनाना पड़ेगा, 1 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा ऐसा डोमेन का पार्ट है जहां पे वो 1 1 हो जाए? ठीक है, तो देखेंगे हम, देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, देखिए ये वाली इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर इधर तक या इधर से लेकर इधर तक, आप देखेंगे ये जो फंक्शन है इन छोटे छोटे इंटरवल्स पे, इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, इन सब में ये क्या है, ये मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिक क्या होता है? ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब एक ही टोन, एक ही टोन, इसका मतलब मोनो मीन्स 1 होता है और टोन मतलब एक ही टोन हो, या सीधा इंक्रीज ही कर रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए इस ये कौन सा था, -3π/2 से लेकर -π/2 तक। आप देखिए ये -3π/2 से लेकर यहां तक, ये -π/2 तक सिर्फ क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए -π/2 से लेकर π/2 तक ये क्या कर रहा है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर पीक वैल्यू पे चला जा रहा है। ठीक है, और पीक वैल्यू जाने के बाद ये दोबारा जो है वो फिर इस इंटरवल से इस इंटरवल पे क्या आ रहा है, ठीक है, 3π/2 पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन इधर से लेकर इधर तक तो क्या हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 5π/2 तो। ठीक है, देखिए बेटा एक एक फंक्शन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप साइन को समझ लिया ना आपने कि इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, धीरे 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 फिर पांचों एक जैसे ही आपको समझ में आ जाएंगे, एक झटके में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे आपको ये चीज समझाने जा रहा हूं कि अगर इन इंटरवल्स में, इस इंटरवल्स में आप कोई भी अगर आप में से डोमेन की वैल्यू ले लें, मतलब कोई भी अगर आप x की वैल्यू ले लेंगे, कोई भी x की वैल्यू ले लेंगे तो उसमें होगा क्या, कोई भी x की वैल्यू चाहे यहां ले लीजिए चाहे यहां ले लीजिए, तो उसमें क्या है, एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। यानी इधर से लेकर इधर तक जा रहा है ना, यानी ऐसा कभी ग्राफ हो या ऐसा कभी ग्राफ हो तभी तो वो दो वैल्यू पे सेम कांस्टेंट देगा ना। ठीक है, लेकिन अगर या तो ऐसा हो या ऐसा हो तो इस केसेस में आपके पास एक एक ही वैल्यू मिलेंगी दो अलग अलग एक्स पे। ठीक है, दो अलग अलग एक्स पे आपको एक एक ही मिलेगी, यानी इंक्रीजिंग ही हो या डिक्रीजिंग हो फंक्शन, तो उस केसेस में आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो 1 1 ही होता है, मतलब आखिर 1 1 ही होता है। और 1 1 क्यों होता है, देखिए यहाँ x1 यहाँ x2, तो x1 पे यहाँ पे f(x1) यहाँ पे मिल रहा है और x2 पे f(x2) यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जाके ये वाला फंक्शन देखिए ये। ठीक है, तो दो अलग अलग इनपुट लेंगे तो दो अलग अलग ही आउटपुट आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरी डोमेन में साइन एक्स तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, बट उसके कुछ इंटरवल्स के अंदर जैसे इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, हर इंटरवल में क्या है वो 1 1 है। देखिए रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इसके डोमेन को,
ठीक है। तो इसकी डोमेन मतलब -3π/2 से -π/2 पे क्या हो रहा है, ये 1 1 हो रहा है, ठीक है। इसमें 1 1 आ रहा है, इसके बीच में भी क्या आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है, इसके बीच में भी देखिए 1 1, ये 1 1 आ गया, ठीक है। मतलब दो वैल्यू नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां देखिए कोई भी आप x1 x2 कोई भी ले लीजिए, तो यहां पे आप अगर x1 और x2 दो लेंगे, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ में जो दो वैल्यू आएंगी तो दोनों ही अलग अलग होंगी आपके पास, ठीक है। और दोनों रहेंगी किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। लेकिन आपके पास जो है वो वैल्यू जो रिपीट करती थी हर इंटरवल पे, वो नहीं कर रही है, रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए साइन x में आप ये देखेंगे कि -π/2 से π/2 तक ये वाला जो इंटरवल होता है, इस इंटरवल पे आपके पास रिपीट नहीं होगी कोई भी वैल्यू, ठीक है। इस -π/2 से इसके बीच में रिपीट नहीं होगी, इससे इसके बीच में नहीं होगी, इससे इसके बीच में नहीं होगी, यानी π/2 से 3π/2 तक भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल्स पे ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, तो इसका मतलब पहले फंक्शन को 1 1 करना पड़ेगा जिससे वो इन्वर्टिबल बने, इसे फिर उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए साइन x था क्या अपने पास, साइन x की जो डोमेन थी, यानी साइन x लिख सकते हैं हम, या साइन फंक्शन x, मतलब वेरिएबल तो कुछ भी लें, t ले लें, p ले लें, जो भी मर्जी ले लें। तो ये r2 क्या था, -1 to 1 था बेटा। हम इनपुट कोई भी रियल नंबर दे सकते थे, लेकिन जो रेंज थी इसकी वो क्या थी, -1 to 1 है। तो ये 1 1 नहीं था, क्या नहीं था, ये 1 1 नहीं था, इसलिए इसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता था। सो वी कैन चेंज इट, हमने चेंज किया इसको, 1 1 बनाया। 1 1 कैसे बनाया, हमने अब क्या कर दिया, इस r को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम इनमें से कोई सा भी एक इंटरवल उठा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, चाहे ये वाला इंटरवल ले लें, चाहे ये वाला, कोई सा भी इंटरवल ले लें, हर इन इंटरवल्स पे ये फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन बेटा लेने को हम इतने सारे, ऐसे कितने इंटरवल होंगे, अरे भाई इनफाइनाइट इंटरवल्स होंगे ना, कहां तक लेते रहोगे आप, ठीक है। तो इसीलिए पूरे यूनिवर्स में, ताकि एक कॉमन स्टडी रहे, ठीक है, कॉमन स्टडी रहे, पूरे जगह पे एक चीज को ही जाना जाए, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसको बनाया गया। यानी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस थी, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, यानी डोमेन की जो इंटरवल्स थे उनको ब्रांच बोला गया, ठीक है। और उन ब्रांचेस में से भी एक कोई ना कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जिसमें वो कॉमन स्टडी के लिए बने, यूनिवर्सल, ठीक है, हर जगह। जैसे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब स्टार्टिंग हुई होगी, जब वहां से, तो उन्होंने एक वैल्यू फिक्स कर दी, भाई इस इंटरवल को ही हमें लेना है, ठीक है। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉमन स्टडी के चक्कर में हमने क्या किया, इस वाले इंटरवल को, कौन से इंटरवल को बेटा, ये वाला ध्यान रखना आपको, ये -π/2 से π/2 का ये वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हमने क्या कह दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ऐसी कई ब्रांचेस आएंगी, ऐसी कई ब्रांचेस होंगी, लेकिन एक कोई उनमें से क्या रहेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगी, जिसको हम स्टडी के लिए आगे फर्दर काउंट करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमारे लिए रही वो कौन सी, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। और रेंज जो है वो तो कोई ही रहेगा अपना, -1 से 1, ठीक है। ऑन टू द फंक्शन था, लेकिन 1 1 नहीं था, इसीलिए हमने डोमेन को क्या किया बेटा, मॉडिफाई किया। क्या किया बेटा, मॉडिफाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 1 नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, 1 1 हो गया, और ऑन टू तो पहले से ही था, तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। और बाइजेक्टिव बन गया तो इसका मतलब इसका इन्वर्टिबल बन गया, ये इन्वर्टिबल बन गया, और इन्वर्टिबल बन गया मतलब इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, समझे या नहीं। मतलब इन्वर्स निकालने के लिए इतना हमें
लफड़ा करना पड़ा, यानी इसकी जो डोमेन थी उसको मॉडिफिकेशन हमने करना पड़ा। ये सब प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच थी, यानी एक ब्रांच उसमें से छांट ली हमने, ये -π/2 से π/2 तक। देखिए ये इधर से लेकर इधर तक ये वाली ब्रांच जो है -π/2 से π/2, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना। अब मैंने क्या कहा था, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम डोमेन और रेंज को क्या करेंगे, पलटेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो अब अपन इसको अगर पलटेंगे, जैसे साइन x इज इक्वल टू वाई था, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है भाई, ये जो डोमेन थी वो r थी, मतलब r में से भी हमने कौन सा लिया था, -π/2 से π/2। ठीक है, ये वाला इसका डोमेन था और रेंज था -1 से 1। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू जा रही थी इसमें से यहाँ पे 1 to 1 आ रहा था फंक्शन। ठीक है, ये 1 to 1 फंक्शन आ रहा था। ठीक है, अब उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डोमेन, ये डोमेन और ये बनेगा रेंज। ठीक है, यानी डोमेन -1 और 1 के बीच में से अगर हम वैल्यू लें तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में कोई एंगल आना चाहिए। ठीक है, तो रेंज जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे साइन में मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज लिख दिया है, डोमेन -1 to 1। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ये उल्ट पुल्ट हो जाएगा। ठीक है, डोमेन अब हम इनपुट कहां से देंगे, -1 to 1 से देंगे और आउटपुट जो आएगी वो अपनी यहां से आएगी, रेंज जो आएगी -π/2 से π/2 के बीच में ही कोई एंगल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया इसीलिए। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने अभी बात की, आपने देखिए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये देख सकते हैं कि हम इसका जो ग्राफ है अब इस तरह का हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। भाई अब हम -1 से लेकर 1 तक यहां से इनपुट देंगे और आउटपुट जो आएगी अपनी ऐसे इधर से अब ग्राफ ऊपर से चलता जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे π/2, ठीक है, -π/2, ठीक है, पाई, यहाँ पे -π, ठीक है, 3π/2, -3π/2, ठीक है, ऐसे होएगा। ठीक है, अब अपना जो ग्राफ होगा वो किस तरह से आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब अपने पास साइन इनवर्स फंक्शन में किस तरह से वैल्यू होती थी, मतलब अपने पास साइन 90 पे क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, तो अपने पास 0 पे, है ना, 0 जो वैल्यू आएगी साइन पे कब आती थी, 90 पे आती थी। ठीक है, अब अपने पास जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से हो जाएगा, हालांकि आपके पास देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको सारा ग्राफ दिया है। ठीक है, मैं तो सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये हुआ क्यों। ठीक है, मतलब आपने एक्सिस बदल दी, डोमेन और रेंज को बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया, तो आपके पास जो ग्राफ जो आएगा -1 और 1 के बीच बाहर नहीं जाएगा, मतलब डोमेन जो रहेगी हमारी अब ये -1 और +1 के बीच में रहेगा। ठीक है, यानी अब इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है भाई, 0 पे ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे 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 चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से सांप अब ऐसे बनेगा, पहले जो ऐसे बन रहा था अब वो ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन हम -1 और 1 के बीच में से जो डोमेन उठा रहे हैं और रेंज अपने को ये मिल रही है, अब एंगल मिल रहा है। ठीक है, पहले हम एंगल डालते थे तो डोमेन मतलब रेंज हमने को वैल्यू मिलती थी, अब वैल्यू डालेंगे तो एंगल अपने को मिलेगा, मतलब रियल नंबर ही मिलेगा। एक तरह से बात तो यही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हम लास्ट में ये लिख सकते हैं भैया साइन इनवर्स एक्स जो होता है एक फंक्शन होता है, ये y इज इक्वल टू एक साइन इनवर्स फंक्शन इस तरह से होता है, और इसकी जो डोमेन होती है बेटा वो डोमेन क्या हो गई, डोमेन अपने पास हो गई -1 to 1, -1 से 1, मतलब क्लोज इंटरवल, -1 भी इंक्लूडेड डाल सकते हैं आप और 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन -1 और 1 के बाहर आप इसमें इनपुट कोई नहीं दे सकते। ठीक है, और रेंज जो है इसकी रेंज जो आ गई अपने पास -π/2 से
π/2 तक आएगी, बिल्कुल समझे या नहीं? ठीक है, तो सिमिलरली आप कॉस में भी यही चीज करेंगे। ठीक है, तो कॉस में भी आप देखेंगे, कॉस में क्या होगा, कॉस में जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब रहता तो साइन की तरह ही है, इन मतलब डोमेन और रेंज तो साइन और कॉस की सेम ही है। देखिए साइन एक्स की r2 -1 to 1 r2 -1 to 1 रहता दोनों का वही है, लेकिन कॉस का ग्राफ जो है वो 0 पे और π/2 पे चेंज करता है। ठीक है, ये देखिए इसमें चेंज करेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, पाई 3π/2, 2π, इस तरह से चलेगा, -π है ना, -π/2, पाई -3π/2 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे और बड़ा ले लेता हूँ 1 और -1। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ किस तरह से आता है, हमेशा साइन कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, कॉस में 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका जो पीक होगा वो क्या होगा 1 इधर होगा, इस एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे पीक रहेगा। ठीक है, और कॉस π/2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब साइन में π/2 पे पीक होता था 0 पे, ये ऐसे जाता था, वो ऐसे जाता था साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन कॉस एक्स का ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, यानी 0 पे 1 होता है और पाई पे जो रहेगा वो -1। ठीक है, पाई पे कॉस पाई जो आता है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जाके फिर ये 3π/2 यानी यहाँ पे जाके फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2π पे जाके फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ इसमें आता है। ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं -π पे भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, फिर 3π/2 पे जाके 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आगे जाके -2π पे हाइक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रहेगा तो लगभग वही सिस्टम जो उसमें था। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, डोमेन को क्या करेंगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे भैया। अब आप इसमें भी देखेंगे ये 1 1 नहीं था, 1 1 इसलिए नहीं है कि बहुत सारी वैल्यूज पे जाके सेम वैल्यू देगा। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग एक्स पे जो है वाई जो है वो सेम दे रहा है। यहाँ पे वाई अगर आप फिक्स करेंगे कोई नंबर, तो वो नंबर जो है यहाँ पे भी इनपुट आ रहा है x2 पे भी, यहाँ x1 पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है पूरे डोमेन में भी। ठीक है, इसी तरह से तो उसको भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसकी डोमेन को। तो इसकी डोमेन जो है वो देखिए वो कौन कौन से जो इंटरवल्स हैं जहाँ पे हम इसको काट सकते हैं। इसके इंटरवल जो है देखिए यहाँ से लेकर यानी ये कौन सा था -2π से लेकर ये -π तक, -π से यानी 0 तक। ठीक है, और 0 से लेकर ये कौन सा हो गया पाई, 0 से पाई, फिर सॉरी हाँ 0 से ये हो गया पाई। ठीक है, ये ग्राफ तो ऐसे जाएगा, पाई इधर आएगा, 3π/2 पे जाके 2π पे मैक्सिमम होगा, 2π पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2π तक आप ये देखेंगे। अब ये इसके ब्रांचेस बनी हैं। ठीक है, ये इसकी एक ब्रांच जिसमें ये 1 1 होगा, देखिए सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद सीधा इंक्रीज कर रहा है, -π से 0 तक क्या कर रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 से π तक क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, फिर π से 2π तक इंक्रीज कर रहा है। तो इन इंटरवल्स पे ये क्या रहेगा 1 1 रहेगा। तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये सारे इंटरवल्स हैं, लेकिन एक इंटरवल तो ऐसा होगा जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। तो इसमें वो वाली जो ब्रांच है ना बेटा, वो वाली ये ब्रांच है 0 to π। ठीक है, किसी एक ब्रांच को तो लेना ही था,
ठीक है, तो इसीलिए 0 to पाई इसमें हमने ले लिया, जहां पे ये फंक्शन क्या है 1 1। अब 1 1 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरी डोमेन में 1 1 नहीं है, सारी डोमेन के लिए 1 1 नहीं है, पूरे रियल आर के लिए वो 1 1 नहीं है। ठीक है, तो जो कॉस फंक्शन होता था, कॉस फंक्शन अपने पास ये होता था R2 है ना -1 to 1। ठीक है, ये होता था कॉस फंक्शन, लेकिन इसकी कॉस को ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब 0 to पाई से -1 to 1 रखेंगे। मतलब हम इसकी डोमेन को मॉडिफाई कर दिया, उसमें से एक इंटरवल लिया जो प्रिंसिपल वैल्यू, ये वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला लिया। ठीक है, ये तो ये अपने पास अब जो है मॉडिफाई हो गया। पहले तो हमने कॉस फंक्शन को ही क्या किया, मॉडिफाई किया, जिसके उससे डोमेन को मॉडिफाई करने पर वो फंक्शन क्या बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए, मतलब 1 1 और ऑन 2 बन गया दोनों। ठीक है, और उस ऐसा होने से अब इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, और इनवर्स निकालने का वही तरीका, डोमेन और रेंज जो है आपस में क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो बेटा यहां से हम अब देख सकते हैं कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 तो डोमेन हो जाएगा, क्योंकि रेंज कॉस का क्या था, ये था, और अब रेंज इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से 0 to पाई। ठीक है, यानी अब हम इसका ये देखेंगे कि -1 से 1 के बीच में तो इनपुट रहेगी कॉस इनवर्स की, और आउटपुट जो रहेगी वो 0 to पाई, यानी 0 मिनिमम पाई मैक्सिमम। ठीक है, 0 से पाई तक जा सकता है। ठीक है, जब हम -1 से 1 तक लेंगे, ये कब, जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम जब बात कर रहे हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर में हालांकि जो क्लास 12 का सीबीएसई का जो सिलेबस है उस तक हमारे पास जो बात हो रही है ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही होगी। ठीक है, हायर स्टडी में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, इस क्लास 12 तक के सिलेबस में सिर्फ अपने को जो बात होगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये पढ़ना है कि कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी है। ठीक है, वो मैं आपको याद करने का तरीका और बता दूंगा। ठीक है, कि इसको कैसे याद रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहां पे कॉस के लिए कौन सा हो गया, कॉस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है, ये 0 होती है, ये पाई होती है। तो यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास कॉस के लिए क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रह गई। समझे या नहीं। ठीक है, यहां से यहां तक वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं करती कॉस में, समझ में आई बात, उसके बाद रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं टैन इनवर्स का। ठीक है, इसी तरह से दो मैंने बता दिया आपको, तो देखिए इसका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 to 1 एंड रेंज जो आएगा 0 to पाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया 0 to पाई बनेगा इसका रेंज। ठीक है, अब हम टैन की बात कर लेते हैं। ठीक है, टैन में क्योंकि साइन और कॉस तो ऐसे फंक्शन है ना जहाँ जो कहीं मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, वो सारे रियल नंबर पे क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं, लेकिन बाकी जो चारों होते हैं ना कहीं ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे वो नॉट डिफाइंड केस रहता है। जैसे कि आपने टेन एक्स की बात करते हैं हम, टेन फंक्शन। ठीक है, तो टेन फंक्शन की अगर हम आप बात करें तो टेन फंक्शन में अपने पास डोमेन जो होती थी, डोमेन हमने ये पढ़ा था ना भैया, tan 0 जो होता है वो tan 0 0 होता है। फिर हमने tan 30 पढ़ा था, ऐसा 1/√3 पढ़ा था, tan 45 पे 1 पढ़ा था, tan 60 पे है ना क्या पढ़ा था, √3, tan 90 पे क्या पढ़ा था, नॉट डिफाइंड पढ़ा था या नहीं, नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ पढ़ा था। 10th क्लास तक मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास तक चला गया, मैं नीचे चला गया। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं 11th क्लास की बात मैं कर रहा हूं अब। ठीक है, tan x एक अगर फंक्शन है, tan x अगर फंक्शन है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब 90 पे नॉट डिफाइंड आता है। tan x कहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है, π/2 पे, π/2 पे tan जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, और π/2 के कौन से मल्टीपल में,
ठीक है, ऑड मल्टीपल में, समझे? ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, अब फिर से देखते हैं भाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो π/2, फिर यहाँ से भाई π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब 1, ठीक है, फिर π/2 का ऑड मल्टीपल 3, π/2 का ऑड मल्टीपल 5, ठीक है, π/2 को फिर 7 से, यानी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और 10 पाई मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और 10 पाई तो डिफाइंड होगा, सिर्फ इस पे ये डिफाइंड नहीं होता है, इस एक्सिस पे 10 जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक डिफाइंड होगा, लेकिन जस्ट 90 पे डिफाइंड नहीं होगा, उसके आगे डिफाइंड हो जाएगा, पाई पे भी डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके फिर यहाँ पे नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, 3π/2 होता है या नहीं? तो 3π/2, देखिए ये ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन जो है यानी 10 जो है 10 फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, 10 19 नॉट डिफाइंड, फिर 3π/2 नॉट डिफाइंड, फिर इसके बाद फिर यहाँ से चलेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5π/2, फिर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7π/2, ठीक है, तो इनमें π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इनमें फंक्शन जो है ये नॉट डिफाइंड रहता है, तो ऐसे हम बार बार थोड़ा ना लिखते रहेंगे, डोमेन क्या होगा, तो हम ये लिखेंगे क्या कि ये नहीं होगा, मतलब रियल नंबर में से किस किस को घटाएंगे, π/2 को घटाएं, π/2 को हटाएं या 3π/2 को हटाएं, किसको घटाएं, तो इसको एक लिखने का एक तरीका था, और वो तरीका क्या था, क्लास 11th में हमने किया था कि हम ये लिख देते हैं जो 10 जो है यानी 10x जो है 10x की जो डोमेन है उसको हम ये लिख देते थे कि r माइनस यानी रियल नंबर में से है ना, बाकी सब रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, ठीक है, मैं इसका ग्राफ भी आपको साथ साथ में ही इधर बता देता हूं, है ना, ऐसे, ठीक है, सारे रियल नंबर पे ये डिफाइंड होता है, ठीक है, सिर्फ π/2 पाई 3π/2 देन 2π, ठीक है, -π/2, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, -π/2 फिर पाई -3π/2, ठीक है, और -2π, ठीक है, इस तरह से रहेगा ये एक्सिस, और ये y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इसका सॉरी जस्ट ए मिनट, ओके जस्ट ए मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा कैमरा में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जस्ट ए मिनट, यस, नाउ मैं ये बात कर रहा था, देखिए आर से क्या माइनस करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल, मैंने ये कहा था ना कि π/2 पे इस π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, और फिर कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, इसी तरह से -π/2 पे, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा, फिर 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है वहां पे डिफाइन नहीं होता था, तो हम इसको इस तरह से लिखते थे, थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं, 10x या 10 भी हम लिख देते थे, तो r माइनस इसकी जो डोमेन थी वो इस तरह से लिखते थे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1, ठीक है, π/2, ठीक है, इस तरह से लिखते थे, वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, ठीक है, ये इसकी डोमेन होती थी, और रेंज जो होती थी, रेंज तो रियल नंबर होती थी, यानी कोई भी रियल नंबर जिसका आउटपुट आ सकता है, ठीक है, ये इधर से लेकर इधर तक कोई भी पूरी रियल एक्सिस पे इसकी वैल्यू रहती है, लेकिन इनपुट जो है वो कौन कौन सी नहीं दे सकते हम, π/2 नहीं दे सकते, 3π/2 नहीं दे सकते, -π/2 नहीं दे सकते, -3π/2 नहीं दे सकते, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आता था, देखिए ऐसा कुछ आता था, इधर से ऐसे, ठीक है, यानी π/2 पे पहुंचता नहीं था,
लेकिन जीरो पे tan जीरो तो जीरो ही होता है, जीरो को क्रॉस करता था ये, इस तरह से ये फंक्शन ऐसे रहता था, ठीक है, ऐसे होता था। फिर इसी तरह से यहाँ से भी -π/2 से रहता था, इधर से आता था, ठीक है, यहाँ पे -π/2 पे तो होगा नहीं डिफाइंड। फिर इसी तरह से ये जो रहेगा, यानी ऐसे ऐसे कुछ रहता था ये, ठीक है, और 3π/2 पे पहुँचता नहीं था, बस इसे जाता था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होता था, बल्कि ऐसे चला जाता था। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता था ये tan x का ग्राफ, मतलब tan फंक्शन का ग्राफ होता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी भाई, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यही तो लिखा ना। देखिए n कोई भी इंटीजर अगर हम लेंगे तो इंटीजर 2n+1 क्या होगा, ऑड ही होगा ना। अपने को π/2 का क्या चाहिए था, ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल ही है अपने पास, 2n+1 जो है वो ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 2 इंटू एन अगर कोई इंटीजर है तो उसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इवन हो जाएगा ना। तो और इवन में एक प्लस करेंगे तो ऑड, ठीक है। तो ये ऑड लिखने का तरीका था, ठीक है। तो ऑड π/2 मीनी π/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, ऑड मल्टीपल रियल नंबर से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। यानी r-π/2, r-3π/2, यानी सभी से ही, यानी वो सभी जितने भी हम एक एक करके कितने सारे लिखते तो उनको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया कि r-2n+1 π/2, ठीक है। मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उसको अगर रियल नंबर में से हटा दें, ठीक है, तो वो tan का क्या रहता था, डोमेन रहता था, ठीक है, डोमेन रहता था, और रेंज जो है वो रियल नंबर रहता था, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है पूरी डोमेन में 1 नहीं है, सिमिलरली जैसे साइन किया, जैसे कॉस किया, वैसे ही अब हम tan में भी देख रहे हैं, tan पे भी यही देख रहे हैं कि अपने पास जो है एक 2x पे जो है अपने पास जो है वैल्यू है ना, 2x पे जो वैल्यू है वो अपने को अगर सेम मिल रही है, देखिए कहाँ हम कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x1 और x2 दो ले लीजिए आप, ठीक है, एक आपने x1 ले लिया, ठीक है, एक x2 यहाँ ले लिया, ठीक, इसके अंदर मत ले लीजिए, x1 सपोज यहाँ लिया और x2 जो है वो यहाँ लिया। तो यहाँ पे आपके पास देखिए x1 यहाँ है तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और x2 यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे इधर ले लिया आपने यहाँ, ठीक है। देखिए ये आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उस पे ग्राफ जो है कई बार यहाँ पे आएगा। देखिए एक पैरेलल, या तो आप कोई भी एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के साथ साथ में ले लीजिए, तो यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे, जैसे ये वाला नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे नंबर होगा, इन सब पे tan x की वैल्यू आउटपुट तो सेम आएगी, लेकिन सब इनपुट अलग अलग है, जैसे x1, x2, x3, ठीक है। तो x1, x2, x3 पे आउटपुट तो सब सेम है, ठीक है। इस y एक्सिस पे देखिए, ये y एक्सिस पे देखिए, ये बिल्कुल सेम है, ये वाला नंबर ही तीनों पे इनपुट पे आउटपुट आ रहा है, बट x1, x2, x3 सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसलिए 1 1 नहीं हुआ। तो पूरी डोमेन में ये 1 1 नहीं है, इसीलिए इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनाएंगे। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो देखिए एक ही वो होना चाहिए, या तो इंक्रीज ही होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से -3π/2 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, -π/2 तक सेम है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे एक ही मोनोटोनिक है, ठीक है। फिर इसके बाद -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक क्या है, एक ही है, लेकिन इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि π/2 और -π/2 पे tan जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसके करीब तो जा रहा है लेकिन मिलेगा नहीं π/2 पे, ठीक है। तो यानी -π/2 और π/2 के बीच में आएगा, तो इस वैल्यू, इस वाली ब्रांच को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो tan का जो अब नया जो डोमेन
नया जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ठीक है, जो नया डोमेन रहेगा उसमें से हमने क्या कर दिया, कौन सा ले लिया, -π/2 से π/2 ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, -π/2 से π/2, भाई -π/2 से π/2 ले लेंगे, और रेंज तो अपने पास क्या रहेगा, वही रहा, ठीक है। लेकिन कैसा लेना है, ओपन इंटरवल, कई ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसा, ये भाई बहुत गलत हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया आपने तो, क्योंकि tan तो भैया -π/2 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, और -π/2 या π/2 पे tan जो है वो डिफाइंड होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला इंटरवल नहीं लगेगा बेटा, ओपन लगेगा, ओपन मतलब π/2 और -π/2 के बीच की वैल्यू, इन पे तो डिफाइंड होगा फंक्शन, लेकिन इन दोनों पे नहीं होगा, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो फंक्शन रहेगा वो 1 1 रहेगा, वो क्या रहेगा बेटा, 1 1 रहेगा। तो दैट्स वाई यहां से मैंने tan x की जो डोमेन है उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ये वाली जो सारी डोमेन थी, इस सारी डोमेन को मैंने मॉडिफाई करके क्या कर दिया, ये कर दिया, यानी -π/2 से π/2 तक आप फंक्शन का क्या कर सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अब ये 1 1 हो चुका, ठीक है, अब ये 1 1 हो चुका, समझे। तो इसीलिए अब इसका अगर हम tan इनवर्स निकालते तो tan इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, अब आप देखिए उल्टा होगा तो tan इनवर्स का आप सीधा सीधा r तो यहां आ जाएगा, जो रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो अपने पास रेंज बन जाएगी। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। tan इनवर्स x का जो डोमेन है, मैंने कहा था इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज जो है एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, तो इसीलिए जब tan इनवर्स हम निकालेंगे तो उसका जो डोमेन है वो क्या रहेगा बेटा, रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या रहेगा, -π/2 से π/2, ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने, हाँ -π/2 से π/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सिमिलरली इसी तरह के ग्राफ जो है आपके पास सारे ग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, एक एक का ग्राफ दे रखा है, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको और अच्छी तरह से स्टडी करिए, बनाने की कोशिश करिए इनको, ठीक है, देखिए कहाँ आपको गलती लग रही है, कहाँ मिस्टेक लग रही है, लेकिन मैंने ये कहा कि पूरी डोमेन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ये एक चीज कान खोल के सुन लो, ये तो भाई पूरी डोमेन के लिए ये 1 1 नहीं थे, इस यही कारण था कि हमने क्या किया, इनके कुछ इंटरवल पार्ट्स जो थे, डोमेन के कुछ पार्ट्स पे ये फंक्शन जो थे वो 1 1 हो रहे थे, तो उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया, एक ब्रांच जिसको हम बोलते थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो tan के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आई वो -π/2 to π/2 ही रही, लेकिन कौन सी, ओपन इंटरवल में, क्लोज में नहीं लेना है इसको, क्लोज में मत ले लेना, ठीक है, यहां से -π/2 से π/2 पे ही रहेगा, बट नॉट इंक्लूडेड दिस एंड दिस, समझे, तो यहां तक ये tan का रहेगा, समझे, ये चीज ध्यान रखनी है बस आपको, ठीक है। मैं आपको कल अगले वीडियो में जो बताऊंगा वो बाकी 3 जो है अपने पास, कॉट, सेक और कॉस इनवर्स, तो बेटर होगा कि आप उनको पहले करिए, ठीक है, जिससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठेगी, फिर उसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन जो है वो निकालेंगे कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, वो हमारा स्पेशल टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन टाइप का जो बनता है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो वही बनता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो 2 ही पार्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन छोटा काफी है, लेकिन समझने में अगर आपको जल्दी नहीं समझ में आया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट को सीखना बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, तो यू हैव टू प्रैक्टिस बेटा, कि आपको ये डोमेन रेंज जो है इसका चार्ट आउट कर लीजिए, ठीक है, और इसको बाद में देखिए, अभी तो आपको याद नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे कि ये जो है इसका चेंज होके कैसे हुआ, इसी से ही तो ये बना है,
ठीक है ना। इसकी डोमेन को मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करने के बाद अपन ने इनवर्स फंक्शंस का जो है डोमेन और रेंज बनाया है। ठीक है, तो इसको और बनाएंगे, सेकंड पार्ट में मिलते हैं हम। ठीक है, विद द नेक्स्ट 3 इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आज अच्छी तरह से आया होगा। आशा करता हूँ कि आप अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, कमेंट भी आप कर सकते हैं, जिससे हमें भी बेटा कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे हम भी और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। ओके।